हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज आपके लिए फिर एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अगर आपने मेरा वह लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि शुक्राणु जनन यानी शुक्र जनन और अंड जनन में समानता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दोनों में समानता क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको यही मैं क्लास में ही सब कुछ याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर का जो PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी विद आशीष सर से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आपको सारे नोट्स और PDF प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आइए समय न लेते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। और एक ख़ास बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने बच्चे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर क्या है। हमें इन दोनों में क्या पढ़ना है बच्चा? डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस नहीं पढ़ना, हमें समानता पढ़नी है। दोनों में समानता क्या, अभी तो हम डिफरेंस पढ़ाए आपको ना। ठीक है, तो हम समानताएं पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, कि अंड जनन, शुक्र जनन और अंड जनन में बहुत सी समानता है। क्या क्या समानता है, उन्हीं समानताओं को हमें यहाँ स्टडी करना है। ठीक है, यह एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है, और आप अगर क्लास में या कहीं कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों ही क्रियाओं में, पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, दोनों ही क्रियाओं का मतलब क्या है। यानी कि शुक्र जनन और अंड जनन, इन दोनों को ही मिलाकर हम दोनों क्रियाओं करें। ठीक है ना, यानी शुक्र जनन और अंड जनन दोनों में। ठीक है, यानी कह रहा है कि दोनों ही क्रियाओं में जो जनन उपकला होता है, यानी जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है। ठीक है, जर्मिनल एपिथीलियम की जो कोशिका होती है, उस कोशिका में विभाजन होता है। ठीक है, आप देखे होंगे, दोनों में मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास में भी कराया है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है ना, जिसके बाद क्या होता है, जैसे वह है तो स्पर्मेटोसाइट बनेगा, इधर होगा तो oocytes बनेगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि जिनको संकलित रूप से हम क्या कहते हैं, गोनोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? गोनोसाइट कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गोनोसाइट कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, दोनों में समानता समझ में आई। दोनों में जर्मिनल एपिथेलियम बनता है और दोनों में उनका डिवीजन होता है। यहाँ लिखा भी गया है कि दोनों ही क्रियाओं में जनन उपकला का विभाजन होता है, जिनको हम संकलित रूप से क्या कहते हैं? गोनोसाइट्स कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। आइए सेकंड वन की चलते हैं। सेकंड में कह रहा है कि दोनों ही, ठीक है, दोनों ही में, ठीक है, दोनों ही में शुक्र जनन और अंड जनन, दोनों में ही जो पूर्ण क्रिया होती है, यानी जो पूरी क्रिया है, पूरी क्रिया में 3 प्रवस्था आती है। जो पूरी क्रिया बनती है दोस्तों, उस पूरी क्रिया में 3 प्रवस्था आती है। वह 3 प्रवस्था कौन कौन होती है? ठीक है, वह 3 प्रवस्था कौन कौन होती है? तो वह पहली प्रवस्था होती है गुणन प्रवस्था होती है। गुणन प्रवस्था को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। ठीक है, वृद्धि प्रवस्था, दूसरी जो प्रवस्था है उसको हम वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। वृद्धि प्रवस्था को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ग्रोथ फेज कहते हैं। समझ में आ रही है? और तीसरे को हम परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं, और तीसरे को हम मैचुरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, तीसरे को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज कहते हैं। और दोनों ही प्रवस्थाओं में, अच्छा आइए आगे चलते हैं, फिर आगे बताते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि दोनों ही जो क्रिया है, पूर्ण क्रिया कंप्लीट होती है, दोनों में 3 प्रवस्था आती है। पहले को हम गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि प्रवस्था, ग्रोथ फेज, परिपक्वन प्रवस्था यानी मैचुरेशन फेज कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो गुणन प्रवस्था होती है, गुणन प्रवस्था के दौरान क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, गुणन प्रवस्था के दौरान क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आप देखे होंगे किस तरीके से जर्मिनल एपिथेलियम होता है, और जर्मिनल एपिथेलियम इस तरीके से क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, यह हमारा क्या था? यह हमारा था
जर्मिनल एपिथेलियम था, जर्मिनल एपिथेलियम था। और जर्मिनल एपिथेलियम में देखिए माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है साथियों, आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों ही, ठीक है, दोनों की परिपक्वन प्रावस्था में दो विभाजन होता है। ठीक है, मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ कि दोनों की परिपक्वन, यानी हम उसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट और परिपक्वन प्रावस्था सेकंड कहते हैं, या ऐसे आप कह लीजिए, या इसी को हम और क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं, ठीक है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कह सकते हैं, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कहते हैं, या मियोटिक डिवीजन इसी को हम सेकंड कह लेते हैं। ठीक है ना, दोनों में क्या होता है, दो दो परिपक्वन प्रावस्था आती है, परिपक्वन प्रावस्था फर्स्ट, परिपक्वन प्रावस्था सेकंड, या मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, मियोटिक डिवीजन सेकंड। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में चलते हैं। हम कहते हैं जो प्रथम परिपक्वन प्रावस्था होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी जो जर्मिनल एपिथेलियम था, मान लो जर्मिनल एपिथेलियम में क्रोमोसोम का नंबर 2n था। अब जर्मिनल एपिथेलियम से यहाँ पर जो वृद्धि अवस्था होगी, जो भी बनेगा, प्राइमरी oocyte हो चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, फिर भी इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n ही होता है। लेकिन जब इस प्राइमरी oocyte में प्रथम बार यानी पहला मियोटिक डिवीजन होता है, तो उस मियोटिक डिवीजन के दौरान क्या होता है, उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। यानी आप जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या क्या करती है, घट जाती है। ठीक है ना, वही यहाँ पे बताया गया। यानी मान लीजिए कि अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जब प्रथम मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। आइए आज के आखिरी पॉइंट में चलते हैं। कह रहा है कि दोनों के अंत में, ठीक है, जो युग्मक बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। जैसे जर्मिनल एपिथेलियम है, इससे क्या बना, शुक्राणु बना, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी। अगर अंडाणु बना फिर भी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्या, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में समानता रहा। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर क्या होता है। इससे भी पहले वाले में हमने आपको पढ़ाया कि शुक्र जनन और अंड जनन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं वो चीज़ आपको क्लियर करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।